हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे हमारा संविधान, ठीक है। यानी जो क्लास हमारा 8 है उसको पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर है और इस पे हम बात कर रहे हैं अपने संविधान के बारे में कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं, कैसे बनाया गया, कैसे निर्माण किया गया, इसका ज़रूरत क्यों पड़ी और फिर इसमें कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट हुए बनाने के लिए, क्या कैसे, इसकी सारी प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बातों को जो है वो क्लियर किया है। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले किसने मांग की थी, उसके बाद ये कब बन के लागू हुआ था, इसकी बैठक वगैरह कब हुई थी, ये सारी बातें हमने विस्तार से समझी हैं, ठीक है। देन यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि और जो इसके चैप्टर में अब हमको बताया जा रहा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है, ठीक है। और आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, ठीक है। यानी कि भारत की ही नहीं, आप विश्व के किसी भी देश की बात करते हो, यानी कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री जो भी लोकतांत्रिक या कि डेमोक्रेसी जहाँ पे चलती होगी, वहाँ पे ये मान के चला जाता है कि वहाँ का संविधान जो होगा उनका खुद का बनाया हुआ संविधान होगा, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए अपना भारत ही ले सकते हैं। अमेरिका में भी खुद का ही बनाया गया संविधान था जो कि पहली बार बनाया गया था, और ये मैंने आपको बताया भी है कि सबसे पहली बार यदि पूरे विश्व में किसी का संविधान लिखित रूप में बनाया गया था तो वो था अमेरिका का, लेकिन सबसे बड़ा जो था वो भारत का है। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे यदि तो क्या होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब जिनके पास अपना संविधान हो वही एक डेमोक्रेसी कंट्री होगी, अदरवाइज वो कंट्री को हम डेमोक्रेसी या की बात करें तो जहाँ संविधान नहीं है तो उस कंट्री को ये बोल दे कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, या कि प्रजातंत्रीय कंट्री में भी मतलब कि संविधान हो सकता है, ठीक है। उनका भी लिखित संविधान हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि संविधान होते ही हैं किसी लोकतांत्रिक देश में, बट ये मान के चला जाता है कि ज़्यादातर देशों में, क्योंकि जब डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे जनता का मतलब जनता के समक्ष जो भी आप नियम कानून बना रहे हो वहाँ पे जवाब देना इम्पोर्टेंट होता है। जो भी शासक वगैरह होते हैं उनको जवाब देना पड़ता है, इसलिए वो सारा लिखित रूप में दस्तावेज तैयार करते हैं, जिससे कि क्या होता है, आसानी रहती है, ठीक है, कि क्या कब कैसे होगा वो सारी बातें हमको पता रहती हैं और जल्दी हमको कोई गुमराह नहीं कर पाता है। तो इसलिए वहाँ पे ये मान के चला जाता है, अदरवाइज इम्पोर्टेंट नहीं है कि वहाँ पे मतलब संविधान होना ही चाहिए, बट ऐसा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यानी कि इसमें कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पहला क्या होता है, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा संविधान है ये एक दस्तावेज है, यानी एक लिखित रूप में है, सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो इसका जो यहाँ पे क्या बताया गया है कि संविधान जो है कई उद्देश्यों को पूरा करता है हमारा संविधान, ठीक है। और हमारा ही नहीं, प्रत्येक देश के जितने भी संविधान बनाए जाते हैं वो कई सारे उद्देश्यों को पूरा करता है। उनमें से यदि कुछ उद्देश्यों की हम बात करते हैं तो जैसे पहला ही आप ले लीजिए कि यह दस्तावेज क्या होता है कि उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं, ठीक है। जिसमें मतलब उस देश में रहने वाले नागरिक क्या करते हैं कि अपने देश को वो अपनी इच्छा के अनुसार और अपने सपनों के अनुसार उसका मतलब कि बना सकते हैं और या बनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं शासन को, ठीक है। उसके बाद बात करें, यानी कि क्या हुआ कि संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत रूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। यानी कि हम देखते हैं कि हमारा देश क्या है कि कई सारे बात करें तो समुदाय वर्ग यहाँ पे निवास करते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग बुद्धि के लोग यहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक की सोच एक जैसी हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ
पे सोच का छोड़िए, हाथ की पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं। होना चाहिए ना कि एक ही हाथ की है, पांचों उंगलियां बराबर होनी चाहिए। यानी कि इधर से तो हमारा एक ही हाथ दिख रहा, फिर यहाँ कोई छोटी कोई बड़ी, कोई छोटी कोई बड़ी, तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे मेन एग्जाम्पल हम कहीं से भी इसका क्लू निकाल सकते हैं कि जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, या कि एक माता पिता के संतानों की सोच बराबर नहीं होती है। एक ही माता पिता के संतान कभी क्या होते हैं कि एक बहुत होनहार निकल जाता है और एक बहुत ही, बात करें तो नीच प्रवृत्ति का निकल जाता है। तो वहाँ पे नीच प्रवृत्ति का मतलब मेरा ये है कि मतलब कहीं ना कहीं उसकी गंदी भावना आ जाती, गंदी सोच रहती है, जो कि कहते हैं कि ये कुल का कलंक है, कुल डुबोने वाला है। सो ऐसी कुछ बातें उसके लिए मतलब बोली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि हमारा भी संविधान जो है, मतलब इस देश में कई तरह के लोग रहते हैं, कई समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी बीच हम लोगों के, हम सभी के बीच में कई सारी बातें समान होगी, ठीक है। अब जैसे समान क्या क्या होगी, पहली तो हम इंसान हैं, ठीक है, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। उसके बाद बात करें तो आपका भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है। उसके बाद चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हो, खाना आप भी खाते हो, खाना हम भी खाते हैं, यदि पानी आप भी पीते हो तो पानी हम भी पीते हैं, ठीक है। बस फर्क क्या रहता है कि आप पानी को यदि ग्लास से पी रहे हो तो हो सकता है मैं लोटे से पी रही हूँ, हो सकता है कि मैं मग से पी रही हूँ, लेकिन मैं तो पी तो पानी ही रही हूँ, ठीक है। यानी कि हम सभी कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी रहती है। अब खाने में हो सकता है कि आप बहुत अच्छा चीज़ खा रहे हो सकता है कि मैं सिर्फ दाल चावल खा रही हूँ। तो यहाँ पे लेकिन खा तो क्या रहे हैं, खाना ही खा रहे हैं ना। कोई पूछेगा क्या खा रहे हो तो यही बताएंगे खाना खा रहे हो। अब कोई पूछता है कि हाँ खाने में क्या खा रहे हो, तो फिर बताएंगे कि ये मैं डिश खा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, सिमिलर होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे ही आप देख लीजिए कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे सपोज हो सकता है कि मैं किसी को, मेरी बातें किसी को अच्छी लगती हो, लेकिन आप में से किसी को मेरी बातें बुरी भी लगती होंगी। मैं नहीं कह सकती कि हर एक को अच्छी लगती होंगी। और आप भी कहीं बोलते हो तो हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत बेस्ट हो, दुनिया के सबसे बेस्ट आप ही हो, लेकिन हो सकता है किसी के लिए आप सबसे बुरे हो। यानी कि यदि हमारा संविधान, मैं कहती हूँ मेरे लिए बेस्ट है, सो आपके लिए कहीं ना कहीं वो कमी दिख रही है कि नहीं मेरे लिए बेस्ट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सुधार होना चाहिए था, तब मेरे लिए ये बेस्ट होता, ठीक है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे से सहमत नहीं होते कहीं ना कहीं। कि जैसे कोई भी सपोज संविधान का कोई भी मुद्दा निकला, जैसे कि आप CAA का ले लीजिए, ठीक है, वहाँ पे हम सभी सहमत थे, ठीक है। यानी कुछ पब्लिक, बात करें हम सभी का मतलब है कि कुछ पब्लिक वहाँ पे सहमत थी उस मुद्दे से, लेकिन कुछ पब्लिक क्या थी, सहमत नहीं थी, ठीक है। और वहाँ पे आपको पता है कि शाहीन बाग में अच्छा खासा इसके विरोध में प्रदर्शन भी महिलाओं के द्वारा किया गया है, और बखूबी 2-3 महीने तक वो चला है। और आप लोगों को सभी को उससे आप लोग अवगत होंगे कि कैसे उसकी प्रोसेस क्या क्या थी। मतलब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आके समझाते हैं, फिर भी वो जो मुद्दा था, यानी जो आंदोलन चला रहे थे वो लोग, बंद नहीं होता। लगातार उन्होंने 2-3 महीनों तक इसका संघर्ष किया था वहाँ की महिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब साफ है कि उन्होंने इससे सहमति नहीं जताई, और उनको पूरा हक है कि वो लड़े। जो सहमत नहीं है जिस चीज़ से, हमको CAA नहीं सही लग रहा, हम बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पक्ष में यदि नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। सिर्फ मैं एक स्टूडेंट के उससे बता रही हूँ कि हमको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए कि जो आया है CAA, ठीक है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया है, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पे जाओ आप कि यानी 1955 से ये एक्ट जो शुरू होता है, मतलब कि जो नागरिकता अधिनियम लाया जाता है, तो 1955 में पहली बार लाया जाता है, ठीक है। उसमें हालांकि कई बार संशोधन किया जा चुका है, और वहाँ पे अभी ये 2019 में भी इसमें संशोधन करके कुछ बातें जो भी इसमें लाया गया, तो इसमें क्या है कि मुस्लिम समुदाय को बाहर कर दिया गया, ठीक है। लेकिन हमने इतना पढ़ा कि मुस्लिम समुदाय को बाहर कर दिया गया, जबकि हमने पूरा दस्तावेज तो पढ़ा ही नहीं। उसका क्या था कि वहाँ पे भारतीय मुसलमानों के लिए साफ साफ लिखा कि कोई खतरा नहीं है, ठीक है। भारत में जो निवास करने वाले मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके लिए कहीं खतरा नहीं है, और ये बार बार बताया भी जा रहा था और उसमें लिखा भी था, ठीक है। तो हमने तो सिर्फ इतना पढ़ा
यहाँ पे मैं कोई जाति वर्ग के बारे में वो नहीं कर रही हूँ, बस मैं एक स्टूडेंट के उसमें बता रही हूँ कि आप एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको किस तरीके से किसी भी कंडीशन को आप यदि ऑब्जेक्शन ले रहे हो किसी भी प्रॉब्लम का, तो वहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी चीज़ को या तो अच्छे से सुनो, या तो उस चीज़ के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करो कि क्या ये सही है। यदि हमने सुना, सपोज आपने मेरे से सुना कि मतलब उसमें मुसलमानों के लिए नहीं है, सरकार ने गद्दारी की, मुसलमानों को तो बाहर ही निकाल दिया। अब आपने इतना सुना, आप भड़क गए भई, आपने तो कुछ जांच पड़ताल की ही नहीं, आप भी उसमें शामिल हो गए कि उसमें तो मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, और मतलब यहाँ पे हम लोगों के लिए ये इसमें प्रावधान लाए ही नहीं है। अब वहाँ पे हमने तो ये नहीं बताया, ना तो आपको पता चला, ठीक है, आपसे किसी दूसरे को यही अफवाह मिल गई कि यहाँ पे मुसलमानों के लिए तो इसमें बात ही नहीं की गई है, तो दूसरा भी तैयार हो गया, तीसरे को भी मिली, तीसरा ही तैयार हो गया, ऐसे ऐसे एक समुदाय तैयार हो गया कि यहाँ पे तो मुसलमानों के लिए बात ही नहीं की गई है, ठीक है। यानी भारतीय मतलब हमने ये नहीं जाना कि कुछ तो आंदोलनकर्ता ऐसे भी होते हैं। आप में से हालांकि यदि कोई इस समुदाय से हो तो मेरा कोई पर्पज नहीं है मेन, मैं फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई समुदाय वर्ग को बस मैं एक समझा रही हूँ कि हमको एक स्टूडेंट की उसमें, या कि एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट है तो उस अकॉर्डिंग हमको कैसा सोच बनाना होगा अपना, और कैसा सोचना चाहिए, और बिल्कुल हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं बट पूरी जांच पड़ताल के बाद, ठीक है, किसी के सुनने या कहने पे नहीं कि मैंने आपसे कह दिया कि इसमें ये गड़बड़ी है और आप कूद पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसकी पूरी अच्छे से आप उसकी नोटिफिकेशन पढ़ो, पूरा जो है उसका जो दस्तावेज आया, बिल आया है, उसको आप पढ़ो, उसके बाद हमको गलत लगता है तो हम ऑब्जेक्शन लें, ठीक है। तब हम क्या होगा कि बिल्कुल हम प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि आपने हमारे साथ गलत किया है, लेकिन हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, हाँ, उसने कहा, हमने दौड़ के चल दिया, हमारे पास तो कोई क्लू है ही नहीं, और यदि क्लू है हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट क्या, जो भी जहाँ भी हम जा सकते जाएंगे और न्याय लेके रहेंगे, ठीक है। और यदि ये संशोधन लाया गया है तो इसको हम हटवा के रहेंगे यदि सही जानकारी है तो। यदि हमारे पास खुद ही, अब बहुत से आंदोलन करता है जिनको शाहीन बाग की बात करें यदि हम, वहाँ पे उनको यही नहीं पता था कि हम किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, आंदोलन में शामिल हो गए तो उनको खुद नहीं पता था कि हम किसके लिए यहाँ पे बैठे का आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें कुछ ऐसे भी पब्लिक होते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमको बचना है, हमको एक थोड़ा अलग तरीके से सोचना है, ठीक है, बिल्कुल सोचना है, बिल्कुल जब भी कुछ हो रहा है हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में हम निवास करते हैं, हम कोई सरकार के गुलाम नहीं है, ये आप समझ लो कि हम कोई सरकार के गुलाम नहीं है कि सरकार ने कोई नियम कानून बनाया और हमारे ऊपर थोप दिया और हम उसे मान लें बिल्कुल आंख बंद करके। मैं नहीं कहती बिल्कुल भी मान लो, बट मैं ये भी नहीं कहती कि बिल्कुल भी दंगा शुरू कर दो, पहले उसके बारे में हम समझेंगे, देखेंगे, देन उसके बाद हमको लगता है कि हाँ यहाँ पे गलत है, सो इसको स्टार्ट करेंगे हम कि मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। और इसके खिलाफ क्या हम आवाज़ उठा सकते हैं, कैसे अपनी मांग को मनवा सकते हैं, वो सारे भी पैतरे हमको अपनाना चाहिए कि कैसे रैली के द्वारा, भूख हड़ताल के द्वारा, जो भी जैसे हो, पूरा अधिकार है हमको, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें होनी चाहिए, बस यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब यही था। आप लोग किसी प्लीज़ विशेष जाति वर्ग पे मत लीजिएगा, मैं जो समझाना चाह रही थी आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि आप में से ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब कहना कुछ और चाहते हैं, हम आप मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आप एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट के नज़रिए से यदि सोचते हैं तो वहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आती है कि किसी भी मुद्दे को हमको कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, और कैसे उसके बारे में यदि आंदोलन करते हैं तो हमारे संविधान में बिल्कुल प्रावधान है कि हम मांग कर सकते हैं अपने हक के लिए, बट उसमें से क्या सही है क्या गलत है वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं, ठीक है। यानी कि बात करें, नियमों का एक ऐसा समूह होता है
जिसको एक देश के सभी लोग यानी कि हमारे भारत की कंट्री के सभी लोग जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से लेके कटक तक, ठीक है। यहाँ तक कि यदि हम बात करते हैं तो अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं कि जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स ये लोग नहीं, हम लोग, ठीक है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग निवास कर रहे हैं, तो हम ही लोग, आप अपने ऊपर हमेशा एग्जाम्पल लेके चला करो तो बेटर तरीके से समझ में आएगा कि हमको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, हमारे पास कितनी पावर है, हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको पावर का दुरुपयोग नहीं करना है। हमारे पास पावर बहुत है लेकिन दुरुपयोग करना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि क्या होता है कि ये जो पद्धतियाँ होती हैं इसमें ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, मतलब पूरा नियम बनाया गया है जिसको एक देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो चाहे हम हो, ठीक है, यानी कि क्या कर सकते हैं, अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे ना केवल तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, यानी हमको पूरा हक है हर 5 साल बाद, हाँ, यदि हमारे पीएम जी अच्छा काम नहीं कर रहे हम बिल्कुल उनको उनके पद से निकाल देते हैं, यानी हमारे पास वो राइट है कि हम क्या करें, उनको उनके पद से हटा दें, किसी तरह 5 साल तो झेल ही लेंगे। और आप में से देखते भी होंगे कि आपके ही एरिया के सांसद हो गए, विधायक हो गए, और ये सांसद विधायक के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, डिटेल से समझ चुके हैं। और हाँ, रिविजन करते रहना आप लोग, ठीक है, ताकि भूले ना, क्योंकि यदि भूल गया तो फिर पढ़ने का मतलब क्या। तो जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर पढ़े हैं उनको एक एक बार आप फिर देखिएगा और रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है यदि भूल गए तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। और यदि आप अपनी रियल लाइफ में लेके चलते हो अपने आसपास का, तो आई थिंक जल्दी तो नहीं भूलेगा, ठीक है। जैसे कि हमने सांसद विधायक जी के बारे में देखा था, वहाँ पे ही यदि उनका भी कार्यकाल ऐसे ही होता 5 से 6 साल का, तो यदि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं हमारे फील्ड में, ठीक है, हमने उनको चुना कि ये बेहतर तरीके से सही ढंग से काम करेंगे, बट वो क्या कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास रहता है कि भैया चल किसी तरह 5 साल तो झेलेंगे ही, 5वें साल में बताता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। यानी कि जनता कहती है कि अब 5 साल तो किसी तरह बना दिए तो झेलेंगे ही, बाकी उसके बाद तो तुमको हम कुर्सी पे नहीं बैठाने वाले। वो जनता के हाथ में होता है कि कोई भी नेता कुर्सी में बैठेगा या नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक ही यानी कि हम लोग ही एक डेमोक्रेसी कंट्री में कर सकते हैं कि सरकार को बना सकते हैं, सरकार को गिरा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर होती है जो कि एक बहुत बड़ी पावर है। हम ही आज पीएम महोदय को चुन के बैठाए हैं, वो हम ही लोग हैं, ठीक है, अपने ही पेरेंट्स हैं या जो कि इसके लिए एलिजिबल है, यानी जिनको मतदान देने का अधिकार है वही चुन के बैठाते हैं कि वहाँ पे कौन हमारी बागडोर संभालेगा, और वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो चाहे कोई भी हो, यानी कि जैसे क्लास में एक सीआर होता है, ठीक है, यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, वैसे ही आप एग्जाम्पल समझो कि भारत के प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री महोदय होते हैं, ठीक है, यानी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव का ही वो लोग काम करते हैं। जनता या जैसे क्लास मॉनिटर का क्या काम होता है कि वो सारे क्लास के बच्चे ना जाके सारे क्लास की जो प्रॉब्लम है वो एक बच्चा जाके प्रिंसिपल सर के पास उसको सॉल्व करने का मतलब प्रिंसिपल सर के पास शिकायत करता है, बताता है अपने पूरे क्लास की प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। उसी तरह है कि हम अपने गांव से एक पंच चुन दिए, सरपंच चुन दिए, उसके बाद विधायक चुन दिए, सांसद चुन के रखे वहाँ पे कि ये हमारे पूरी जितनी जनता है, आपको पता है कि 10 लाख जनता पे एक जो भी विधायक होते हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है। तो 10 लाख की जब जनता होती है यानी 10 लाख का एक प्रतिनिधि होता है जो कि जनता का रिप्रेजेंट करता है कि ये जनता के द्वारा चुना गया है, और जनता की जितनी भी समस्याएं होगी ये व्यक्ति क्या करेंगे,
इसको समस्याओं को देखेंगे और समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या करवाएंगे। ठीक है, तो जनता इस अधिकार से चुनती है और वहाँ पे वो यही माने जाते हैं कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यदि नहीं करते जिस अकॉर्डिंग जनता ये सोच के बनाती, जैसे आप देखते हो कि चुनाव में बहुत लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, मतलब दुनिया भरे के लगते चाँद आसमान जमीन पे ला के रख देंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद मिलता क्या है? नेताजी हमको पहचानते ही नहीं कि हमने भी कभी, हमारे पास ही हाथ जोड़ के आए थे, हमसे वोट मांगने आए थे। ठीक है, खैर वो अलग मैटर है। बट यहाँ पे बस जो मैं समझाना चाह रही थी कि यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या करते हैं, तय कर सकते हैं कि हम क्या कर, मतलब कि कैसी सरकार होगी, किस तरह की सरकार होगी और वो कैसे उसमें काम करेगी। ठीक है, यानी कि जनता ही तय कर सकती है कि वहाँ पे उसकी सरकार कैसी होगी, क्योंकि हम लोग सरकार बनाते हैं। भारत की आम जनता, किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता ही सरकार बनाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आदर्शों का जो भी आदर्श वगैरह होते हैं उनको भी विकसित करते हैं, जिसका क्या हो कि हमारे पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, जिस आधार पे उसके बाद यहाँ पे यदि हम आगे बात करते हैं तो क्या होता है कि इन बातों का क्या मतलब है, यानी कि यदि यहाँ पे ये जो सारी बातें देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन बातों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। ठीक है, दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, यानी कि सवाल यहाँ पे मेन बात जो मुद्दा था वो क्या था कि यानी कि यहाँ पे बात करें तो जब नेपाल में संविधान था सो यहाँ पे अंतरिम सरकार गठन करने की ज़रूरत क्या थी इनको, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। और हम यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक लिखित दस्तावेज लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। ठीक है, नेपाल ही क्या, हर एक कंट्री में हम लोग तो अंग्रेज़ों के ही गुलाम थे, लेकिन पहले राजा महाराजाओं का शासन ही चलता था। मुगल काल में भी हमने देखा था कि वहाँ पे राजा महाराजाओं का ही शासन चलता था। ठीक है, तो आधुनिक भारत से पहले हम मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं और वहाँ पे यही सब पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री को आपको पता है कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से पार्ट है हमारे, तो पहला तो हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हो गया हमारा मेडिएवल हिस्ट्री और हमारा तीसरा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में जो हुआ हमारा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं जब हमारा आता है क्या, धीरे धीरे करके इसका उद्भव होता जाता है, विकास होता जाता है और यहाँ पे आता है हमारा जो मेडिएवल हिस्ट्री आती है, उसमें हम देखते हैं कि कैसे जो भी यहाँ के मुगल काल थे या कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक आए वो सारे जितना भी वहाँ का था, मतलब मोहम्मद गौरी आता है, सुबुक्तगिन, अल्बतगिन, ये जो सारे थे उनका पूरा यहाँ पे शासन कर रहे थे। ठीक है, और अंग्रेज भी पूछा जाता है किसके टाइम में आए थे, जहांगीर के टाइम में या अकबर के टाइम में, अकबर के समकालीन, काफ़ी सारे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में आप लोगों ने बखूबी पढ़ा होगा और यदि नहीं पढ़े हैं तो आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वो सारे जो हमारे हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं उनमें अलग अलग करके इसीलिए डिवाइड किया गया है कि पहले तो प्राचीन काल रहता है, उसके बाद मध्यकालीन आता है। मध्यकालीन में राजा महाराजाओं का ही पूरा शासन चलता रहता है। उसके बाद आता है हमारा क्या आता है, आधुनिक युग आता है। ठीक है, यानी कि जब अंग्रेज यहाँ आते हैं, यहाँ सब कुछ करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे राजतंत्रीय सरकारें जो थी वो खत्म होने लगता है, राजतंत्रीय शासन, तो अंग्रेजी आधा चौपट करके चले जाते हैं और फिर भारत की जनता क्या मांग कर देती है, अपने अधिकार के लिए, यानी कि हम किसी के गुलाम नहीं होंगे, ना तो राजा के, ना राजा बनेगा यहाँ, ना हम प्रजा होंगे। ठीक है, यानी कि हमारा भी कोई हक होना चाहिए,
हम भी इसमें कुछ यदि निर्णय नहीं ले सकते तो कुछ तो इसमें क्या कर सकते, अपने सुझाव तो दे ही सकते। इतना अधिकार हमें होना चाहिए। यदि उसने गलत किया तो हम मूक बधिर बन के बात ना मानेंगे अब, ठीक है। और इसीलिए हर एक देश के जहाँ भी था वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया। जैसे हम यहाँ पे नेपाल में ही समझेंगे कि पहले क्या था कि राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी, ठीक है। यानी शासन करने की सारी सत्ता जितनी भी है वो किसके पास रहेगी, वहाँ के राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई है। अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो वो संविधान लिखा गया था वो राजा के हिसाब से लिखा गया था। राजा जो चाहेगा वैसा करेगा, जैसा वो नियम कानून बनाना चाहता था वैसा बनाएगा। लेकिन नेपाल की जनता ने संघर्ष कर दिया, आंदोलन कर दिया कि नहीं, मुझे एक लोकतांत्रिक देश चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अलग संविधान चाहिए। और उन्होंने जब संघर्ष कर दिया तो आपको पता ही है, जब भी हम किसी काम के लिए संघर्ष करते हैं वो काम हमारा पूरा होता ही होता है, ठीक है। तो वो चाहे हमारे हक के लिए हो, चाहे हमारा ड्रीम पूरा करने के लिए हो, किसी के लिए भी हो। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे भी यदि हम अपना पूरा मन लगा के काम करते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, सो सफलता तो हमारे पास ही आनी है, ठीक है। उसको कहीं नहीं जाना, जाएगी कहाँ, क्योंकि वो हम लोगों के लिए ही है। और इसके अलावा आपको बस इतना सोचना चाहिए कि ये चीज़ तो हमारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, सो हमको ही करना पड़ेगा। तो क्यों ना जी जान लगा के कर ही लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं हैं जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और उनके लिए वे लड़ते रहे, ठीक है। यानी कि जो पुराना संविधान था, बिल्कुल राजा का शासन था, उनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं था, मतलब वो कुछ भी नहीं था जो नेपाल की पब्लिक को चाहिए था, ठीक है। यानी किसी एक डेमोक्रेसी कंट्री वाले लोगों को जो चाहिए वो नहीं था उस संविधान में, इसलिए वो क्या करते थे, नया संविधान की मांग कर रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने नया संविधान की मांग की और अपना संविधान बनाया, ठीक है। पहले राजा महाराजाओं का जो शासन था तो ऐसा नहीं था कि मतलब पूरे देश का एक राजा होता था। जैसे अभी हम बात करें तो हमारे पूरे देश का राजा भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। यानी उसके बाद भी छोटे छोटे जो भी है मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो सब कुछ है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने प्रधानमंत्री कहा, राष्ट्रपति क्यों नहीं कहा, क्योंकि आपको पता है कि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं वो कौन है, हमारे राष्ट्रपति महोदय ही हैं। लेकिन वास्तविक अध्यक्ष की यदि हम बात करते वो नाम मात्र के हैं, ठीक है। आपने कभी सुना है कि कोई ट्रीटी साइन करने हमारे राष्ट्रपति महोदय जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुना होगा। कहीं भी आपका राष्ट्रपति का नाम बहुत ही रेयर केस ऐसा आता है जहाँ पे हम राष्ट्रपति महोदय का नाम सुनते हैं। अदरवाइज हम ज़्यादातर भारत के प्रधानमंत्री वही बात सुनते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, वास्तविक कार्यकर्ता होता है कार्यपालिका का, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, ठीक है। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो सारा कुछ होता है और इनकी हेल्प के लिए मंत्री परिषद जो है वो तो खैर बनाई ही जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि भारत का राजा बात करें यदि, तो अब बात करें पूरे देश का राजा कौन है, भारत के हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, ठीक है। अब प्रधानमंत्री के पद पे कोई भी हो सकता है, अब ये मैं नहीं कह सकती कि कौन हो सकता है, भारत के मोदी जी ही हमेशा के लिए राजा बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। बस मैं एक समझा रही हूँ कि यहाँ के अभी यदि बात करें तो पहले ऐसा नहीं होता था। यानी जब राजा महाराजाओं का शासन चलता था तो अलग अलग क्षेत्र के लिए या अलग अलग वहाँ क्षेत्र राज वगैरह नहीं होते थे, प्रांतों में बंटे रहते थे। सो वहाँ पे वो अलग अलग प्रांत के लिए, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, इनमें सब में वो अपना अपना, झांसी हो गया। तो अब झांसी आपको पता है यूपी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन पहले झांसी अलग था, लखनऊ अलग था, लखनऊ की जो भी इलाहाबाद अलग था, वहाँ
वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे भी कि कहाँ किसका शासन था, ठीक है। तो वो सारे क्षेत्र अलग अलग थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा महाराजा रह रहे थे, निवास कर रहे थे। तो वो वहाँ पे पहले ऐसा नहीं था। अब तो हमारा देश एक है, पहले हम अलग अलग थे कि वो राजा उसका प्रांत है, उतना उतना उसका प्रांत है। भारत कई सारे उसमें बात के टुकड़ों में था, लेकिन अब क्या है, एक है, ठीक है। यानी कि एक लोकतांत्रिक देश में अब भारत हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है। यानी कि बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसमें पूरा एकदम से हम यही कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के हैं या कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के, ठीक है। तो अब इतना बात की हमने, और आई होप कि ये इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या होता है कि जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही बदल जाता है, खेल बदल जाता है, उसी तरह क्या होता है कि नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे, ताकि क्या हो, वो फुटबॉल का एग्जाम्पल इसीलिए समझाया गया था कि यदि फुटबॉल को हम उस नियम का पालन करके नहीं खेले तो वो खेल ही बदल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि फुटबॉल को हाथ से मारने लगोगे तो फुटबॉल नहीं, फिर वॉलीबॉल को हो ना। तो वैसे ही है, एक राजतंत्रीय देश में यदि लोकतंत्र होने के बाद भी राजतंत्र का शासन चल रहा है तो काहे का लोकतंत्र, ठीक है। फिर तो वो राजतंत्र ही आपको बेटर है। तो इसलिए यदि उसका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनी तो क्या हुआ, यहाँ पे उसके सारे नियम कानून भी बदलने पड़ेंगे, एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे हैं। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है, और संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य, अभी तक तो हम लोग पहला मुख्य उद्देश्य पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम दूसरा मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, वहाँ पे समझेंगे कि संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, और उसके बाद हम इसका प्रॉपर तरीके से आंसर दे पाएंगे कि भारत में संविधान क्यों जरूरी पड़ा, ठीक है। यहाँ तक कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो राजतंत्रीय शासन, ऊपर से हम गुलाम थे, ठीक है, यानी अंग्रेजों के गुलाम थे। उसके बाद फिर हमने मांग की कि हम अब नहीं राजतंत्रीय शासन नहीं झेलेंगे, ना तो गुलामी की दास्तां झेलेंगे, अब हमको अपना अधिकार चाहिए, और अपने हक के लिए हमने संघर्ष किया और वो प्रॉपर तरीके से अपना हक हम पा लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं, कैसे पुतले जला रहे हैं, ये धुआं दिख रहा होगा, ठीक है। हालांकि समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पे कुछ धुआं सा निकल रहा है। यहाँ पे लोग ते हैं तो पुतले भी जलाते हैं, ये प्रदर्शन झंडा लेके कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। सो आई होप कि इतना जितना मैंने समझाया, ये जो पूरी इसकी राम कथा थी वो आपको समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से। और जो मैं समझा रही हूँ ये सारी बातें आप लिंक करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि आखिर भारत में लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो जो हमारा हेडिंग रहता है हम उसको लेके ही चलते हैं, तो वो बात हमको सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पे मैंने एक पार्ट समझा अभी हम लोगों ने इसके उद्देश्य की, अब दूसरा पार्ट समझेंगे, उसके बाद ही समझ पाएंगे कि क्या कैसे है, ठीक है। सो आई होप कि अब आप लोग अच्छे तरीके से, और हमारा जब कक्षा 8 चल रहा है यानी कि काफ़ी सारा कुछ तैयार हो चुका होगा आपको, और रिवीजन करते ही जा रहे होंगे। मैं डेली बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी कि प्लीज़ 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 रिवीजन मत छोड़ना करना, रिवीजन हमेशा करते रहना। आज पढ़े हो, आज लिखे हो, जो कल पढ़े हो आज के साथ साथ भी कल वाला भी पढ़ना। और सैटरडे संडे कोई भी ऐसा एक डे चूज करो जिसमें कि आप पूरा, यानी कि जितना भी आप पढ़े हो उसका रिवाइज करो। सिर्फ सप्ताह के 7 दिनों में से कोई एक या 2 दिन, एक ही दिन प्रॉपर है, मतलब ज़्यादा बहुत है कि आप एक दिन भी रिवीजन करते हो, एक दिन भी ऐसा चूज कर लेते हो, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, कि मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। जितनी चीज़ें भी हम पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ हम रिवीजन करेंगे, और सारी चीज़ें एक बार पलट डालो, मतलब सारी चीज़ें एक बार देख डालो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, और उसके बाद सफलता हमारे हाथ में है। सो ऑल द बेस्ट।